पार्ट स्टार्ट करते हैं। सौर्य आ जाओ, तुम भी उसी सौर्य की तरफ बात करने वाले, इधर आ जाओ। देख बेटा, हम लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी की, ठीक है। एक फॉर्मूला है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा आपको क्योंकि अपनी किताब में लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, इसे क्वेश्चन लिख रखे हैं, बता रखे हैं। देखो एंट्रोपी के हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए, याद है वो सीपी सीवी में चेंज कर देते थे। अरे पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, गामा वाला कन्वर्जन हमने किया था। बेटा तू वीडियो देख लियो, हर इस चैप्टर की पूरी वीडियो रिकॉर्ड है, पर मुझे भरोसा तो ये समझ कम आएगा, ठीक है। अब 2-3 क्लास में ख़त्म होने वाला है चैप्टर, जितना समझ सकता है समझ ले। अगली क्लास से ना एक इसी चैप्टर का नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसका इन पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो तुझे थोड़ी थोड़ी सी हवा लगेगी, ठीक है, थोड़ी मतलब समझ आएगा पूरा, ठीक है। आज जितना समझ सकते हो समझ लो बेटा, बात नहीं, आ जाओ इधर। देखो अब बेटा कोई छुट्टी के लिए बोलेगा कंठ दबा के बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रख लेना। अब अगले शांति से समझते रहो, टीटा मत करो। देखो इधर डेल्टा एस का फॉर्मूला है बेटा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अलग अलग केस है बेटा, जैसे पहला केस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एल एन मतलब 10/10 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, और एल एन 1 या log 1 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0। सही है। तो बेटा जो डेल्टा एस की फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। आपने पढ़ा अगर कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में टेम्परेचर कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P1 V1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाता था? P2 V2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2। तो बस इस V2 अपॉन V1 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन V2। ठीक है, क्वेश्चन शायद ही आएगा, बट मैंने आपको तैयार कर दिया है, ट्रेंड कर दिया है कि अगर आता है तो गलत मत करके आना। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन? अरे कर पाओगे? ठीक है, चलो अगला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है बेटा? क्या कांस्टेंट होता है बेटा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में, तो इसमें कौन सा टर्म 0 हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। कर लोगे? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अरे कर पाओगे भाई? किसके लिए? आइसोकोरिक। अगर आपसे कभी पूछे एंट्रोपी फॉर आइसोकोरिक निकाल सकते हो। अच्छा एल एन है बेटा, एल एन को लॉग में कैसे चेंज करते हैं? मैं ही बता देता हूँ, मुझे भरोसा है तुम नहीं बताओगे बेटा। बेटा आपस में बात मत करो, अगर करना है मेरे से करो, पर मेरे से करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और वो आप करोगे नहीं, है ना। तो आपस में बात मत करो। चीनी नमक तेल घर पे करते रहना, किसके घर में ज़्यादा डल गई, ठीक है। तो एल एन को लॉग में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2.303 लॉग। पढ़ाया भाई? अरे एल एन को किस में कन्वर्ट करते थे? लॉग में। अरे पढ़ाया, पूरा का पूरा डिटेल करवाई थी भाई तुम्हें, करवाया है। चलो ध्यान रखना। अगला था आइसोबारिक। क्या था बेटा? आइसो, नाम से ही क्लियर था। क्या था आइसोबार में? क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट हो गया? प्रेशर। तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। अश्वनी आ जाओ, करे क्वेश्चन बेटा। समझ आ गया आपको? आया कुछ नहीं, पर कोशिश करना है समझने का, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन, 2-4 करो, ये आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। करो, सॉल्व करो इसको। लिखो द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 186, द एंथैल्पी ऑफ इट्स वेपराइजेशन विल बी। करो फटाफट। करो बेटा, इसे सॉल्व करो। क्या हुआ बेटा? बात मत कर। देखो भाई बेटा देखो, इधर देखो क्या दिया है, दे रखा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऐसे लिखोगे पेपर में 186.5 किलोजूल, किलोजूल मोल इनवर्स। किलोजूल का मतलब बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 से। 186.5 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब क्या पूछा आपसे, एंट्रोपी। क्या पूछा है बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, अरे बोलो क्या होता है बेटा, क्या होता है, अरे डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच अपॉन टी। सही है, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। क्या होता है, दे रखा है, कितना दे रखा है, बोलो 186.5। सही है बेटा। और ये बताओ मुझे ये बताओ आप लोग कि टेम्परेचर नहीं पता पर वेपराइजेशन है, पानी वेपर में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। पर हमें किस में लेना है बेटा, केल्विन। कितना हो जाएगा, 373। कर लेना, कर लोगे। अगला यार एक तो आंसर लिखे हुए हैं, करना जरा लिखना। कैलकुलेट द एंड, हाँ इसे करो, आप लोग करो। देखो मैं बोल रहा हूँ, लिखो देखो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius, if latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी, हाँ बेटा कैलोरी, CAL, कैलोरी पढ़ाया होगा बेटा। 80 कैलोरी पर ग्राम करो। तो देखो बेटा कुछ नहीं है इसमें, एक स्टेप पीछे वाला बस यूज़ हो रहा है जो आपको मैंने पढ़ाया था, लेटेंट हीट। याद है, जब भी फेज चेंज होता है लेटेंट हीट निकालते थे ना, वही वाला। बस देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी, मतलब पूछा क्या है बेटा हमसे, एस चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि मेल्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम बर्फ जो है बेटा मेल्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, एट 0 डिग्री इफ द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है बेटा, आपको दे रखा लेटेंट हीट, क्या दे रखा बेटा, लेटेंट। तो यहाँ से क्या हीट निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो। बताओ जब भी फेज चेंज होता है हीट का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ml या फिर ml, अरे यही तो पढ़ा था, लेटेंट हीट इंटू मास या फिर मोल इंटू लेटेंट हीट। अब देख लो जरा इसकी यूनिट किस में दे रखी है बेटा, ग्राम में। अरे बोलो यार, ग्राम में। तो मास भी किस में लोगे, ग्राम में। कितना ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 80। तो यहाँ से आपको हीट मिल गया, कितना हो गया हीट, 80। अरे कितना हो गया भाई, 80। तो डेल्टा एच के दो ही तो फॉर्मूले थे, Q अपॉन टी या डेल्टा एच अपॉन टी। यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा, Q की वैल्यू कितनी है बोलो, अरे बोल दो यार 80। बताओ किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये, अरे बोल दो यार, मेल्ट किस टेम्परेचर पे होता है, 0 मतलब केल्विन में होता है 273। बहुत इजी है भाई। यहाँ तुम गच्चा खा गए, यहाँ गच्चा खा गए भैया आप। यहाँ पे याद नहीं कर पाया, पिछली क्लास का इतने डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। अरे पढ़ाया भाई, फेज चेंज होता है, कौन सी हीट लेते थे, लेटेंट हीट। सेंसिबल नहीं बेटा, सेंसिबल तो जब टेम्परेचर चेंज करते हैं ना 50 से 70। ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा बेटा। ठीक है, चलो देखो, करो इसको, करो ये करो, इसमें मज़ा आएगा तुम्हें, करो सॉल्व। अरे लाइट नहीं जाएगी भाई, बल्ब खराब है, बता दिया, उस भरोसे मत बैठे रहो। करो इसे, करो सब लोग सॉल्व। लिखो, इफ डेल्ट S0 फॉर H2Cl2 HCl आर 0.13 22.19 किलोजूल केल्विन मोल इनवर्स रिस्पेक्टिव द टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। सब लोग करो बेटा। देखो क्या दे रखा है, इफ भाई बात नहीं भाई, सबको समझ आएगा बिल्कुल। 3 फॉर्मूले बताएं, साहिल भगा दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। एंट्रोपी के 3 फॉर्मूले बताएं, उसी पे सारे क्वेश्चन है। देखो बेटा, देखो जितना आसान हो सकता था उतना आसान चैप्टर बना दिया, बहुत मुश्किल चैप्टर है वैसे। ठीक है, बात मत करो। देखो इधर लिखा है, एक रिएक्शन लिखिए, H2 + Cl2 is 2HCl। बेटा बात नहीं, H2 की एंट्रोपी कितनी दे रखी है बेटा, 0.13। Cl2 की कितनी दे रखी है, 0.22। इसकी कितनी दे रखी है बेटा, 0.19। सही है। हमसे क्या पूछा है, टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी। अब इसमें ना डेल्टा H/T लगेगा क्योंकि एंथैल्पी तो दे नहीं रखी, दे रखी है भाई
अरे बोलो यार दे रखी है एंथैल्पी, नहीं। हीट दे नहीं रखा, कोई सोर्स दे नहीं रखा, तो हम तीन ही फॉर्मूला हमने एंट्रोपी के पढ़े हैं। देखो Q/T, डेल्टा H/T, या फिर क्या एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये Q दे नहीं रखा, H दे नहीं रखा, तो इस फॉर्मूले से तो हम जा ही नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही तरीका है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंट्रोपी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, तो हमने क्या तरीका पढ़ा है, बोलो किसको किससे माइनस करना है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। बताओ प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी है बेटा, 0.19, यही गलत कर दोगे आप। इसके आगे कितना लिखा है बेटा, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये हो गया प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कितना है बेटा, 0.22 प्लस 0.13, 0.22 प्लस 0.13। अरे सही है भाई, इसे सॉल्व करने में 0.35 आ रहा है, इसे सॉल्व करने में कितना आ रहा है बेटा, 0.38। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.03 किलो जूल। क्यों किलो जूल में है बेटा, क्योंकि इन सब की यूनिट किस में दे रखी है, किलो जूल। अब एक किलो जूल अगर मैं जूल में चेंज करना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अरे बोलो 0.03 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से। कितना आंसर आ जाएगा, 30 जूल, 30 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नहीं आया ना बेटा समझ, एक बार बता दो दोबारा आ गया, कोई एक आधा मॉड तो होगा, सबको आ गया, इतने तेज हो गए तुम, क्या बात मस्का मार रही है। हो गया बेटा, अरे छाप लिया, घर से छापोगे, कर लिया, कपिल हो गया बेटा, समझ आ गया, तुम्हें आया बेटा, सही में आ गया, कठिन काम है तो, चमत्कार हो गया। बीच चैप्टर में तुम लैंड करके इतना मुश्किल टॉपिक अगर समझ पाए तो चमत्कार है बेटा फिर तो। ठीक है बेटा, क्या हो प्रभु, आपकी ड्राइंग चल रही है। अभी एक 10th क्लास में लड़का मैं पढ़ा रहा हूँ, वही तुम्हें जो एक दिन में चैप्टर पढ़ा दिया था इकोसिस्टम वाला, 2 दिन में पढ़ाया था, झूठ देखो कैसे होता है एनवायरनमेंट। तभी मैं गया तो शायरी लिख रहा है, यहाँ ओजोन लेयर के डिप्लीशन पढ़ा रहे हैं, शायरी लिख रहा है ना। चलो अगला पॉइंट देखो बेटा, करो इसे, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर 5 मोल पढ़ा दूँ, पक्का कर लोगे क्वेश्चन घर से, पढ़ा दूँ आगे, चलो गुड। देखो ध्यान से, बन गई तुम्हारी पंचायती, हो गई पंचायती। देखो ध्यान से भाई, ध्यान से देखना फटाफट बेटा, आ जाओ फटाफट। अब क्वेश्चन 2-3 मैंने स्किप कर दिया, आप लोग घर से कर लेना बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किस में रहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। किस में रहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। किस प्रोसेस में, रिवर्सिबल। मैंने पहले ही बताया था ना, बिल्कुल धीरे धीरे होता है, आप किसी साइड भी लेके जा सकते हो उसको, है ना, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ सकता है। एक चीज़ आपको याद रखना, देखो इधर एंट्रोपी अगर टोटल, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है या इक्विलिब्रियम होता है तो वहाँ नेट एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, 0। अरे कितना होता है, 0। अगर इक्विलिब्रियम का केस है बेटा तो देखो ना इधर, जितना सिस्टम ने एंट्रोपी रिलीज किया किसने ले लिया, सराउंडिंग ने। तो मैं सिस्टम हूँ, मेरी एंट्रोपी कम हो गई, सराउंडिंग की क्या हो गई, बढ़ गई। और सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी से क्या होता है, टोटल एंट्रोपी। अरे क्या होता है भाई, टोटल। अरे सही है भाई, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की कम हो रही है, सराउंडिंग की बढ़ रही है, नेट कितना हो जाएगा, 0। किस केस में बेटा, रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम। किस में बेटा, इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से देखते जाना, अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक में क्या 0 होता है बेटा, हीट। अगर Q 0 हो गया तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा बेटा, 0। बोलो भाई, बोलो, क्लियर है भाई। अच्छा ये बताओ, सिस्टम का 0 हो गया, सराउंडिंग का, एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट है बेटा, हीट कितना है, कांस्टेंट नहीं है। एडियाबैटिक में हीट कितना होता है, 0। तो अगर Q 0 हो गया तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल भी कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार, क्यों, सिस्टम सराउंडिंग 0, तो टोटल किसके बराबर होता है, सिस्टम प्लस ये 0 तो 1 हो जाएगा क्या, 0 ही तो रहेगा भाई। नहीं है समझ। 2 पॉइंट बताओगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, 0 होता है, कुछ नहीं होता, चिंकी पिंकी। अरे भाई
ये बताओ एडियाबेटिक में क्या जीरो होता है? हीट। ठीक है, अगर मैं सिस्टम का लिखूँ तो भी जीरो, सराउंडिंग का भी जीरो, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? बेटा जीरो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है बेटा, आइसोथर्मल के लिए अभी आप डिराइव करके आए हो थोड़ी देर पहले, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था आइसोथर्मल के लिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे एंट्रोपी का। बताओ भाई क्या निकाला था आइसोथर्मल के लिए? बोलो NRln(V2/V1)। क्या निकाला था बेटा? NRln(V2/V1)। जब तक पलट रहा हूँ याद करते रहो, भूल जाओगे तुम भी। NRln(V2/V1)। इसमें कोई दिक्कत है? ये आपने निकाल लिया सिस्टम का। किसका निकाल लिया बेटा? सिस्टम। अब ये बताओ मुझे सराउंडिंग का कैसे निकालोगे? Q सिस्टम, सॉरी Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग। अरे Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग। अब मुझे बताओ एक चीज़ बताओ, आप कह रहे हो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में एक चीज़ आपको याद है, डेल्टा एस कितना आएगा? जीरो। अरे कितना आएगा? जीरो। भाई बोलो यार कितना आएगा? जीरो। रिवर्सिबल में डेल्टा एस कितना आता है? जीरो। देखना सिस्टम का ये है, अरे सिस्टम का एंट्रोपी में इतना चेंज है, टोटल जीरो है, ये जीरो है, इसकी वैल्यू +10 दे रखी है, +10, इसकी कितनी होगी? अरे बोल दो यार भाई, ये जीरो है, ये +10 है, तो कितना होना चाहिए? -10। तो मतलब जो सिस्टम की आ रही है एंट्रोपी, इसी का क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। किसका? किस केस में? रिवर्सिबल। एडियाबेटिक में तो क्या हो गए थे दोनों? जीरो। आइसोथर्मल में बस इसका क्या लगा देना है? नेगेटिव। बहुत स्टैंडर्ड सवाल अगर आएगा तो आप करके आओगे ये वाला क्वेश्चन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन में एंट्रोपी बताओ सिस्टम की या सराउंडिंग की। बहुत स्टैंडर्ड सवाल आएगा, किसी अच्छे पेपर में बैठोगे तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। नहीं कर पाओगे ना? और यार दो फॉर्मूले, तीन तो याद हो गए ना, Q/T, डेल्टा H/T और प्रोडक्ट माइनस, वो कर दोगे ना उतना? नहीं कर पाओगे। अच्छा ये जीरो क्यों हो गया डेल्टा एस? ये तो आइसोथर्मल है, फिर क्यों जीरो हो गया? हाँ, अरे रिवर्सिबल है इसलिए डेल्टा एस जीरो है भाई, समझ आया? अरे अभी तो बताया रिवर्सिबल में डेल्टा एस क्या आ रहा है? जीरो। कर लो बेटा, देखना जरा बेटा, तुम जैसों के लिए डब्बा बना दिया, जरा देखो। अरे डब्बो, ये डब्बा देखो, देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या बेटा? रिवर्सिबल आइसो। अभी आपने निकाल लिया फॉर्मूला सिस्टम सराउंडिंग का। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में वो जो आपने पहले निकाला था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में जीरो, पर अगर इरिवर्सिबल आएगा तो जो आपने पहले निकाला था, इतना मुश्किल आएगा ही नहीं। ठीक है, हो गया हमारा ख़त्म। अब एक बार देख लो भाई, ये कौन बाजा लेके आ गया? विसर्जन हो रहा है, डेली विसर्जन ही होता है। मतलब जब देखता हूँ इस कमरे में आते विसर्जन चालू है। क्या थी? तुम भी गई थी? बेटा देखो फटाफट ध्यान से देखो, भैया मत कर बेटा, अभी मैं जाने वाला हूँ, 1 महीने के लिए सिलेबस नहीं होगा, तुम्हारे पेपर में सब आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। मैं तुम्हें इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर बाद में 2 साल बाद इच्छा करी जेई का पेपर देने का, तो भी आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी खोल के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, नीट का पेपर देने की इच्छा हो तो भी आप अपनी कॉपी खोल के पढ़ सकते हो, अगर इच्छा हो तो। अगर गोलगप्पे की दुकान पे अपना दुकान ठेला खोल दिया तो भी थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री की कॉपी काम आएगी। ठीक है, हाँ बेटा, कागज़ हाथ पोंछने के लिए दोगे ना किसी को, तो ये कॉपी हर कीमत में तुम्हारे काम आनी है। या मान लो तुम मुरमुरे की दुकान लगा दो, पोहा हुआ जो बेचते हैं, बेटा सीधा पेज निकाल के ले भैया एंट्रोपी पे तू खा, ले भैया एंथैल्पी पे तू खा, ले रिवर्सिबल वाली पे खा। रिवर्सिबल पे पर जीरो पैसा नहीं देंगे, डेल्टा एस जीरो है भाई। अरे पैसा जीरो मत लेना, घाटे में जाओगे भाई। ठीक है बेटा, हम मान ले कुछ नहीं जीवन में, हम तो उन बूढ़ों के चक्कर में लग गए जो हुक्का लेके ऐसे बैठे रहते हैं बस। बेटा आग तापने के काम आएगा, है ना? ऐसे कॉपी एंट्रोपी ऐसी ज़्यादा हीट देगी एंथैल्पी भाई, जलाओगे पेपर चिल्लाएगी, है ना? तो पढ़ लेना उसको, कुछ ऐसा लगेगा तुम्हें काम आएगी कॉपी। अरे भाई काम आएगी, किसी नीट जेई बोर्ड
पोहा, बर्गर पे नहीं काम आएगी, हाथ पोंछने के, पूरी आग जल। अरे कुछ ना है तो मम्मी को दे देना, रोटी लपेट देंगी वो, ठीक है। चलो आ जा। हाँ बेटा, रोटी बड़ी अच्छी लगेगी एंथैल्पी वाली, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, अगला आ जाओ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जतिन आ जाओ बेटा, तेरे भी काम आएगी, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखो, सेकेंड लॉ, अरे बेटा ये खुला है गेट, जाना, मैं तो मना कहाँ कर रहा हूँ। हाँ ब्रेक बाहर ही मिलेगा बेटा, यहाँ नहीं मिलेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ध्यान से सुन लो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है समझो एक बार, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में जो कमियां थी उसे सुधारी गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट बता नहीं पा रहा था। ये सोच रहे भैया देख नहीं पा रहे तो क्या बताएंगे। चलो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या बताएंगे बेटा? हीट का डायरेक्शन। क्या बताएंगे बेटा? हीट का डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें और भी एक दो चीज़ें मॉडिफाई करेंगे। अभी तक अच्छी एनर्जी और गंदी एनर्जी में हम लोगों ने फ़र्क नहीं किया, बस थर्मोडाइनमिक्स की कॉपी थी, आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते थे, ठीक है बेटा। देखो फटाफट, इट स्टेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने बताया था? अरे बोलो यार, किसने बताया? अरे बता तो रही है, सिस्टम और सराउंडिंग। अरे बता तो रही भाई, सिस्टम से एंथैल्पी गई, एंट्रोपी गई, सराउंडिंग में सराउंडिंग से आई, किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, ये चीज़ कौन नहीं बता पाया था बेटा? फर्स्ट लॉ, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेस इन अ यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं अपने आप हो रहे हैं, और इरिवर्सिबल है जनरली। कैसे है बेटा? इरिवर्सिबल, ठीक है। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। इस दुनिया की, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या होती जा रही है बेटा? स्पॉन्टेनियस। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, मुझे दो चार बातें बताओगे बेटा? अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बहुत काम की बात है भाई, बहुत। अभी एक पन्ना आ रहा है बहुत हैवी, हर साल क्वेश्चन आता है तुम्हारे स्कूल में भी, हर जगह। ध्यान से समझ लेना इसको बेटा आ जा। देखो, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आप बताओ, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। वैसे आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, सही है भाई? सही है, हर चीज़ में सही है तो गलत क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मुझे आप लोग एक शब्द बताओ बेटा, कि एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है? अरे क्या आती है भाई? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या आती है? और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव। क्या आती है बेटा? नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे आप, और अगर कभी भी एंट्रोपी जीरो आ रहा है, मतलब या तो इक्विलिब्रियम पे है, क्या है बेटा? रिवर्सिबल। ये पॉइंट याद रख पाओगे? एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आती है किसके इसके लिए बेटा? स्पॉन्टेनियस। इसको याद रखना। देखना अभी एक पन्ना, मना मत कर, मैं कह रहा हूँ याद रखना। अभी इसको एक पन्ना बनाएंगे, अभी एक चार्ट बनाएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा, वहाँ भी ना एक एंट्रोपी का आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा अलग से। कितने फॉर्मूले? एक और फॉर्मूला, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ आएगा। अभी के लिए बस आप याद रखो कि एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है बेटा, एंट्रोपी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है बेटा? स्पॉन्टेनियस। क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस। अभी आ रहे हो, देखते हैं कहाँ है। कुछ क्वेश्चन है, कर लोगे? अरे कर लेना भाई, कुछ क्वेश्चन है, सेम वही सवाल है, कर लोगे ऐसे? एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है? क्यू। आइसोथर्मल में डेल्टा टी। कर लेना है, ईजी से क्वेश्चन है, कुछ कॉम्पिटिशन में आया। देखो बेटा, ध्यान से देखो, सर क्या करें भाई, सर को पढ़ाना है। अगर उड़ा दूंगा तो कल ही ख़त्म हो जाएगा सर। वो कुछ कह रहे हैं उड़ तो ऐसे ही गया है, आप क्या ही उड़ाओगे? क्यों नहीं? हाँ, अपने आप में ये चैप्टर उड़ा सा, आप क्या ही उड़ाओगे? कपिल सही कह रहा हूँ ना?
चलो देखो, अच्छा ठीक है, जिसे जाना है जा सकते हो, गेट खुला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि भाई मैं तो बोर्ड पे लिख दूँगा ना डन, आपको अगर आता हो तो आप जा सकते हो। देखो ध्यान से, कुछ बेटा पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लो। एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है बेटा? किससे? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि डायमंड क्या होता है बेटा? हार्ड। तो हार्ड चीज़ ज़्यादा घूम पाएगी इधर उधर रैंडमली नहीं, पर ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है तो उसकी रैंडमनेस क्या होती है बेटा? बेटा रैंडमनेस दिखाना नहीं है, बस पढ़ना है, ठीक है। बोतल गिरा के दिखा रही है, बेटा आ जाओ इधर। देखो इस प्रोसेस में बेटा अमोनियम और क्लोराइड आयन जो है ये फ्री है। क्या है बेटा? फ्री। अगर ये फ्री है तो मुझे बताओ ज़्यादा घूमेंगे या कम घूमेंगे? ज़्यादा इधर उधर मूव कर सकते हैं, मतलब इनकी रैंडमनेस ज़्यादा, मतलब इनकी एंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक है। हेंस डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर द टाइप ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस। अगर कोई भी, अच्छा ये बताओ इस केस में इसमें कितने प्रोडक्ट है बेटा? बताओ, दो, एक और एक, और इधर कितना है बेटा? एक। और तो बताओ किसकी एंट्रोपी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट एक, कितनी आ जाएगी? एक। तो बेटा इसकी एंट्रोपी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। अरे क्या हो गई? बढ़ गई। तो वही चीज़ लिखा है, अगर कभी भी कोई डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस है, आप घोल के किसी चीज़ को तोड़ दोगे तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नमक का एक सॉलिड पार्टिकल था NaCl, पड़ा हुआ था, घूम तो नहीं रहा था, ऐसा तो नहीं नमक मम्मी ने किचन में रखे उड़ के आ गया तुम्हारे पास ऐसे मिलने के लिए, आओ मिल लेते हैं, कपिल से मिल लेते हैं, नमक Na इधर Cl इधर, ऐसा तो नहीं है बेटा। अच्छा पानी में घोल दोगे तो NaCl घूमते रहेगा चारों तरफ ना, रैंडमनेस बढ़ गई क्योंकि आपने पानी में डाल के उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़। तो वही चीज़ समझा रहा, अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो आयन से इसकी वजह से एंट्रोपी हमेशा क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है, ठीक है। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अगर 10 एंट्रोपी इंक्रीज। इसमें थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो गया, आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, इनकी एंट्रोपी बढ़ी हुई है भाई, इसी एंट्रोपी की बात चल रही थी, देख रहे हो बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं फिर रहे हैं ना, इनकी एंट्रोपी बढ़ी हुई है। देखो इधर बेटा 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 आ जाओ, आ जाओ बेटा। अंडा है बेटा, अंडा उसको गर्म करोगे ना बेटा तो उसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? बढ़ेगी बेटा। वो गलत हो गया, वो भावनाओं में बह गए हम, ठीक है। एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। यही लिखा है देखो, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग। इसके पीछे कहानी है बेटा, देख कहानी में उस चीज़ को क्लिक नहीं कर पाया। जो कच्चा अंडा होता है ना, क्वाटनरी प्रोटीन होता है, क्वाटनरी ऐसा प्रोटीन। जब अंडे को कच्चा अंडा ना आदमी है, अगर 10 कच्चा, लाइट आ गई बेटा, अब तो 8 बजे तक पढ़ेंगे, AC चल गया, ठीक है ठीक है। हाँ बड़ा सुंदर लग रहा हूँ देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अपनी एंट्रोपी मत बढ़ाओ, इधर आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी एंट्रोपी तो लाखों करोड़ों में, किलो जूल में, समझ गए? शांति से समझ लो, टेम्परेचर 0 करके रिवर्सिबल में 0 कर दूंगा। देखो इधर कहानी क्या है भाई, कहानी है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने ये देखा होगा बेटा, कच्चा अंडा 10-15 किसी को खिला दोगे तो वॉमिट उल्टी कर देगा, कच्चा अंडा 10-15 खा ले तो, ठीक है बेटा। पर अगर अरे कच्चा अंडा 4-5 भी खा लेगे तो उल्टी कर देगा। अगर इंसान हो तो ठीक, दानव तो तुम 50 खा जाओ। अब बेटा अगर उबला हुआ अंडा है, जो खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उबला हुआ अंडा बेटा खा ले तो 4-5 अंडे भी खा लेंगे ना, 4 तक, यहाँ तक भर लोगे बेटा, फ्री का अगर मिल गया तो भी तुम झेल जाओगे। पता है क्यों? वो जो कच्चा अंडा था ना, क्वाटनरी प्रोटीन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा क्लास 12 में। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, बिल्कुल गुट्ठा है, गुच्छला हुआ, उलझा हुआ, उसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। अगर कोई चीज़ उलझी हुई है वो ज़्यादा घूम सकती है? नहीं घूम सकती, नहीं घूमेगी। पर अगर उबाल देते हो तो उसकी वो टूट जाता है भाई, सिंपलर मॉलिक्यूल में, तो सिंपलर मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव कर सकते हैं। देख बेटा ये नहीं समझना, दूध दही समझ बेटा, सुना होगा दूध हजम नहीं होता, बेटा कुत्तों की बात नहीं कर रहा, इंसानों की बात कर रहा हूँ ना, है ना। दूध हजम नहीं होता कई लोगों को, तुमने सुना होगा दही हजम हो जाता है कई लोगों को, दूध जिनको हजम, पता है क्यों? दूध था कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, टर्चरी क्वाटनरी, मतलब वो फट गया ना तो दही बनता है एंजाइम की वजह से, तो वो हो गया सिंपल प्रोटीन। क्या हो गया बेटा? सिंपल। इसमें दही पचा लेता है आदमी, कई लोग दूध नहीं पचा पाते, ऐसी अंडे का हाल है। अब देखो 4 कच्चे अंडे नहीं पी पा रहा था,
उबले अंडे तो 4 खा लिए, वो थोड़ा पीछे हो जाए बेटा, ठीक। पर ऑमलेट अगर 5-6 अंडे के भी खा जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो जो उबला अंडा है उससे भी ज़्यादा टूट गया भाई, ऑमलेट और ज़्यादा टूट गया तो बहुत सारे पार्टिकल हो गए, तो बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। तो जब भी अंडे को हम लोग बॉईल करते हैं, डीनेचर्ड होता है प्रोटीन, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज। वो भारी मिस्टेक हो गया था उस कमरे में, वो भारी मिस्टेक हो गया था, ठीक है, याद रखना। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ये तो तुम पक्का गलत करोगे, फिजिक्स में भी है, पता है तुम्हें, फिजिक्स में भी है, ये पक्का गलत करोगे। बताओ, बोलना मत पेपर में कि भैया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर वाला क्वेश्चन आ गया, हम कर नहीं पाए, बोलना मत मेरे से, मैं सब पढ़ा रहा हूँ, भले तुम मत सुनो, मैंने अपना काम कर दिया। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बेटा जब भी करोगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अनकॉइल्ड। तो जो अनकॉइल्ड फॉर्म होता है, मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड मोर ऑर्डर अरेंजमेंट, दस एंट्रोपी डिक्रीज। अगर आप रबड़ को खींच रहे हो बेटा, रबड़ को आप खींच रहे हो तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा? कम। क्या हो जाती है बेटा? कम। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है बेटा इस फॉर्म में अरेंज होता है कि उनके बीच में फोर्स। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया बेटा, एक बार मैं IIT कानपुर गया था तो तुम्हें बताया था ना, कभी भी भूकंप आ रहा हो तो जो कॉर्नर हो, कॉर्नर पे चले जाओ। क्यों? यहाँ बीम लगी है, फिजिक्स में भी भैया एक चैप्टर पढ़ाएंगे तुम्हें, तो ये बीम की ये प्रॉपर्टी है ना कि पूरा बेंट होकर दोबारा ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ कोई बॉम्ब भी गिरा देना कोई दूसरे कंट्री वाले, या भूकंप से आ जाए, सब गिर जाएगा। अरे देखना तुम टीवियों में सब गिर जाते हो, 4 पिलर खड़े रहते हैं, देखना तुम। तभी तो कह रहा हूँ कभी भूकंप आए तुम अपने घर वालों को, छोटे भाई बहन को भी एजुकेट कर सकते हो। भूकंप आए तो बीच में अगर गए ना बेटा तो अंदर चले जाओगे तुम। तो कभी भी कोने में जहाँ पे बीम लगी हो, तुम देखना कभी भी बम गिरा होता है तो बेटा यही वाली चीज़ एक बार कांस्टेंट रहेगी, तुम देख लेना कभी भी फोटो में, ठीक है। भूकंप भी आया होगा ना, सब गिर गया होगा, ये नहीं, ये स्टील है, सॉरी रॉड है इसके अंदर, वो रॉड की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करेगा? बेंड करके दोबारा उस पोजीशन पे गिरने नहीं देगा इसको भाई, तो तुम बच जाओगे अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक, कभी भूकंप आए तो कोने में छिपने की कोशिश करना। चलो, क्या बेटा? रबर आ गया, कम हो जाती है एंट्रोपी खींचने में, ठीक। चलो, बेटा जो पढ़ा है लिखा है दोबारा से एक बार फटाफट देख लो, जो पढ़ा दिया वही दोबारा लिखा है। देखो, डेल्टा एच क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाई टी, अभी डेल्टा एच बाई टी रिवर्सिबल प्रोसेस में हम निकाल लेते हैं। एक हमने एक फार्मूला पढ़ा, इससे बहुत सारे फार्मूले डिराइव किया, इससे थर्मल एडियाबैटिक के किया बेटा, किया कुछ तो किया था। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव बेटा, उसी को पॉजिटिव बोलते हैं ना। 0 से बड़ा क्या होता है बेटा? जाना है तुम्हें? दोस्त है इसका, दोस्त भी ऐसे ही बना। हीट बंद तो नहीं किया तरुण तुमने? खोला तो है कि क्या दिक्कत है? अगर बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस क्या होता है बेटा? नहीं, ये याद रखना, भी एक पेज आ रहा है, इसे क्लियर करेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, अगला टॉपिक है गिव्स बेटा। देखो वीडियो है ना, वीडियो देख लेना जब ना समझे। देखो बेटा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, अब आ जाओ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2-3 बात करती है बेटा थ्योरेटिकली, और ये क्वेश्चन मार्केट में उड़ा दिया क्या? नहीं पढ़ा, पढ़ा है भाई, पढ़ा है। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं बेटा? 2-3 बातें, तीनों लाइन ना क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों, देखो ध्यान से। जितना भी सब्सटेंस है दुनिया में, जितना भी सब्सटेंस है, अगर आप, अरे बात नहीं भाई, अगर 0 केल्विन पे देखोगे सबकी हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा? सेम। पढ़ा था लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सेंसिबल हीट कैपेसिटी, तो सबकी हीट कैपेसिटी सेम होगी बेटा किस पे? 0 केल्विन पे। वही लिखा, ऑल सब्सटेंस हैव सेम हीट कैपेसिटी एट 0 केल्विन, और 0 केल्विन पे सबकी हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी बेटा? 0, तभी तो सेम है सबकी। अरे सबकी क्या है भाई? सेम। तब
सेम बेटा, सेम ना। हाँ हाँ बेटा, जीरो सेम एक ही है ना बेटा। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। मतलब थर्ड लॉ क्या बता रहा है? जीरो। क्या बता रहा है बेटा? क्या जीरो? क्या जीरो? 0 केल्विन पे सबकी हीट कैपेसिटी सेम और ज़ीरो होती है। बात सही है? अरे समझ आया भाई? रटना है बेटा, समझना, रटना। ये बोला थर्ड लॉ था। हाँ भाई, एंट्रोपी देखो इधर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन एलिमेंट के लिए अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है किसी टेम्परेचर पे, तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, NCP/LNT। कैसे निकाल सकते हो बेटा? NCP/LNT। नहीं कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, नहीं है, नहीं है कुछ, फालतू। ठीक है, ये बहुत काम था भाई, ध्यान से समझो। गिव्स फ्री एनर्जी, देखो इतने दिनों से, कोई नहीं आप मत सुनो, गिव्स फ्री एनर्जी मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ कि